नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस योजना की जो देश के युवाओं के लिए रोजगार क्रांति का नया अध्याय क्या साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जिस विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया, उसके तहत अब तक 70 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए। आज देश के युवाओं को बड़ी सौगात मिली है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की सहायता दी गई। कंपनियों को भी नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। पीएम मोदी ने 15 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की और कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि युवाओं के परिश्रम का सम्मान और विकसित भारत की मजबूत नींव है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह योजना वास्तव में युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार खोल रही है? क्या उद्योग और युवाओं के बीच की दूरी कम हो रही है और देश में रोजगार के अवसर अब तेजी से क्या बढ़ रहे हैं? क्या ये योजना बेरोजगारी की चुनौती का स्थायी समाधान बन सकती है? क्योंकि मुद्दा सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि देश को करोड़ों युवाओं के सपनों और विकसित भारत के भविष्य का है। आज बात इसी में। क्या वाकई में नए अवसर नई उम्मीद के तौर पर इसको देखा जाए या फिर इसका कोई और नजरिया भी हो सकता है जो सियासी हो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी। सुभाष जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, 15 लाख का आंकड़ा वैसे तो कई और माध्यमों से भी याद आता है, लेकिन यहाँ 15 लाख युवा हैं जिन्होंने नौकरी पहली बार की और पहली बार नौकरी करने के दौरान उनको प्रोत्साहन राशि भी 15,000 रुपए दी गई है। अब मुझे बताइए कि इसका हम क्या संदर्भ निकालें, क्योंकि जो रोजगार में आ गए, जिन्होंने नौकरी पाली, वो तो वैसे ही सैलरी लेने लग गए हैं। तो प्रोत्साहन क्या उनको चाहिए था या जो घर बैठकर रोजगार की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए था? और क्या वाकई में इसके दौरान हमने रोजगार सृजन में बढ़ोतरी महसूस की है? राइट। सो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो मॉडल हमने लिया है ये सिंगापुर का मॉडल है। असल में सिंगापुर से प्रेरित है। और यदि हम पूरी दुनिया की बात करें तो आज की तारीख में यूरोपीय जो यूनियन है वो भी अपने यहाँ पर इस तरह के जो स्टार्टअप्स में जो लोग नौकरियां करते हैं या जिनको नौकरियां मिलती हैं, आपका इशारा मैं समझ रहा हूं कि जो बिल्कुल ही बेरोजगार हैं उनको इसमें कैटर क्यों नहीं किया गया है, तो वो उस पर भी आएंगे। लेकिन ये जो योजना है वो किस तरह की योजना और कैसे ये काम करेगी, इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ये 1 लाख करोड़ रुपए का, करीब 99,000 करोड़ का एक बजट 2 साल के लिए लेकर चल रही सरकार और 3.5 करोड़ लोगों को इसमें लाभान्वित करने की जो बात है, उसमें सीधा फोकस सरकार एक कैटलिस्ट की भूमिका में आना चाहती है कि नए रोजगार सृजन जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, जो अभी आप हम देख रहे हैं कि गिग इकोनॉमी ज्यादा बढ़ रही है। गिग इकोनॉमी का मतलब है जैसे उबर, ओला पर है, जो जोमेटो वगैरह हैं, इस पर जो बेचारे लोग काम करते हैं उनकी ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है ना कोई पीएफ है। तो अब ऐसे रोजगारों से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि भारत इस वक्त डेमोग्राफिक जो जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, लेकिन वो दुधारी तलवार है। यदि इसको अगले 10 साल में इसको कैटर नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने आने वाली है। और यदि हम पूरे वैश्विक दृष्टिकोण को देखते हैं तो पूरी दुनिया में, जर्मनी में आप देखिए कि इसी तरह कैटलिस्ट की भूमिका में सरकार है और सरकार प्राइवेट कंपनियों को बहुत सारी टैक्स में रिबेट देती है और एक्स्ट्रा पैसा देती है। उसमें यह भी है कि पढ़ाई, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई के दौरान भी वो रोजगार कर सकता है। सिंगापुर में तो यहां तक है कि आप वीक में 2 दिन नौकरी करेंगे, बाकी दिन काम करेंगे और फिर वही जो फोर्स है, अब वही फोर्स आगे जाकर फिर स्किल्ड जो लोग बनते हैं। भारत के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि स्किल्ड हमारे पास रोजगार उन्मुखी जो लोग हैं वो नहीं है या ना के बराबर हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें निपटना ये चाहती है सरकार कि भाई रोजगार भी, अब सरकारी नौकरियां तो उतनी है नहीं, तो प्राइवेट लोगों को ईपीएफओ के जरिए हम प्रोत्साहित करें कि वो जो रुपया हम 28,000 रुपए के आसपास एक का आएगा, यदि 3.5 करोड़ लोगों को दिया गया और 1 लाख करोड़ के आसपास की रकम, यानी करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की ये स्कीम लगभग मानी जा रही है। तो इसको वैसे देखा जाए तो ये विश्व के यदि और बाकी देशों को देखें तो बहुत अच्छी योजना की शुरुआत है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए। जहां आपका इशारा है
वो अभी सरकार चलिए उसमें कोई बात नहीं, कैटलिस्ट की अभी इसी भूमिका में नजरिए नहीं से है। समझ लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं जिनका ईपीएफओ अकाउंट नहीं है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई आप 15,000 रुपए के लिए इस अकाउंट का हिस्सा बनिए और हम ईपीएफओ के जरिए उनको सोशल सिक्योरिटी देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? तो ये नहीं, ईपीएफओ जो योजना है वो ये है कि जो कंपनीज हैं, जो रोजगार प्रदाता कंपनीज हैं, उनको सरकार दे रही है पैसा, जिससे कि रोजगार का बढ़ावा हो सके। क्योंकि भारत में प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि न तो हम बहुत बड़े टेक एक्सपर्ट हैं, हमारे पास कोई पेटेंट तो है नहीं, हम आयातित उसमें काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। अब जैसे मान लीजिए इजराइल की बात है, तो इजराइल में स्टूडेंट्स को ही वो समाहित कर लेते हैं और अपने जो रक्षा के और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स को ही जोड़ लेते हैं और बाद में वही वर्क फोर्स तैयार होती है जो बाद में बड़ी कंपनी में जाती भी है। तो देखिए ना सर, वहां की पॉपुलेशन, इजराइल की पॉपुलेशन जरा बताइए सर। मैं वहीं आ रहा हूं कि नहीं, हमारे यहाँ भी डीआरडीओ वगैरह ने काम शुरू कर दिया है। डीआरडीओ वगैरह ने काम शुरू कर दिया है, जिसमें डायरेक्ट हमारे जो वैज्ञानिक हैं या जो टेक कंपनीज के जो जाने वाले जो लोग थे उनको लेना शुरू कर दिया। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी भी जुड़ गए। लक्ष्मीकांत जी, जरा इसको एक बार समझाइए डिटेल से कि सरकार जो कर रही है उसका फायदा किसको होना है, वो फायदा कितना अल्पकालीन है और कितना दीर्घकालीन है, और हम किस टारगेट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जिस मुहिम को, जिस स्कीम को आज माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है, वह हिंदुस्तान के युवाओं के लिए रही सौगात है। जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ता भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, बता रहे थे, देखिए निश्चित रूप से ये आज सिंगापुर मॉडल बोल रहा है, पूरा विश्व इसको भारत का मॉडल बोलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि भारत के अंदर, भारत जैसे देश में, सिंगापुर की आपने पॉपुलेशन की बात की, इजराइल, सिंगापुर की पॉपुलेशन भी भारत के मुकाबले बहुत कम है और विश्व के संपूर्ण देशों की भारत के मुकाबले अपने अपने पॉपुलेशन कम है। लेकिन भारत ने जिस प्रकार का नवाचार का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से इस बात को लेकर किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। इससे युवाओं को रोजगार के माध्यम अधिक सर्जन हो पाएंगे। अभी आपका एक प्रश्न भी था कि ये राशि उन युवाओं को क्यों नहीं दी जानी चाहिए जिनके पास रोजगार नहीं। सर, उस पर वापस आएंगे ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई इससे हमारे क्या टारगेट है, और हम जो कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और हम क्या रोजगार सर्जन का टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, इसके माध्यम से अभी अब बिल्कुल निश्चित रूप से पीएफ के अकाउंट्स जिनके सर्जन नहीं है, कंपनीज को इसके माध्यम फायदा मिलेगा। कंपनी को जब रोजगार के माध्यम से सर्जन कंपनियां करेगी तो निश्चित बाकी स्टार्टअप योजनाओं, अन्य योजनाओं के माध्यम से जो कंपनियां शुरू होती हैं उन कंपनियों को लाभान्वित होगी और लाभान्वित होकर वे रोजगार देने की ओर अग्रसर होगी। तो सीधे मेरा मानना है कि रोजगार तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और आपसे पूछता हूं, किसी कंपनी ने 5 नए रोजगार सर्जन किए, अब बताइए उस कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, ये विषय के आपने जिस परिप्रेक्ष्य में अभी इसके 5 और 7 और 8 की बात की है, निश्चित रूप से 5,000 कर लेता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इसको समझना चाहता हूं। वृहद स्तर पर इसकी यदि बात करें तो निश्चित रूप से 5 और 4 की बात नहीं है। ये विषय एक वृहद स्तर पर बड़ी कंपनियां कैसे खुलेगी, बड़ी स्टार्टअप माध्यम कैसे रोजगार के माध्यम सर्जन हो और कैसे उन कंपनी को लाभान्वित हो सके और कैसे युवाओं तक लाभ पहुंच सके, ये विषय युवाओं का तो कंफर्म हो गया कि भाई 2025 के बाद जिनके ईपीएफओ अकाउंट खोले हैं उनके अकाउंट में 15,000 हो गए, ये क्लियर कट हो गया जी। अब बताइए कंपनियों को क्या मिला, क्योंकि कंपनियां ही रोजगार सर्जन करेंगी सर, कंपनियों को युवा तो नौकरी करेंगे उसमें। देखिए, एक ईपीएफ की जो राशि है उसको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी थी नियोक्ता और नियोजन के बीच में। उससे को इस तथ्य को स्पष्ट करने का काम सरकार ने इसके माध्यम से किया है और नई दिशा और नया दौर एक शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री इसके माध्यम से की है। चलिए, मैं मानकर चल रहा हूं आपको शायद इस बारे में है नहीं, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे इसको समझेंगे। देखिए, एक मिनट, मैं समझने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं सर, कोई घेरने के लिए नहीं, क्योंकि भारत के युवाओं का मामला है। देखिए, आपने जितना क्लियर होगा उतना आसान रहेगा सबके लिए। पंकज, क्या आपको लगता है वाकई में जिस तरीके से प्रोत्साहन राशि रिलीज की गई है, युवाओं को कनेक्ट किया गया है, आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी है, और टारगेट यह भी है कि 3.5 करोड़ के आसपास अगले 2 साल में रोजगार सर्जन किया जाएंगे इसके माध्यम से? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, इसके लिए इन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ का, लगभग 99,400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। 3.5 करोड़ लोगों को इन्होंने देने का वादा भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो बेरोजगारी की जड़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं, अब आप ठीक है आप दे रहे हैं पैसा, लेकिन जो स्किल गैप है उसको भी आपको कहीं ना कहीं सही करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट डेफिसिट है, इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार, अब आप इसे कह रहे हैं कि ये इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मल सेक्टर्स के लिए आप दे रहे हो। इनफॉर्मल सेक्टर्स का क्या, जो कि 99%, 80 से 80 to 90% अपन कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे गिग वर्कर्स भी आते हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, बाकी वो लोग भी आते हैं। तो उनका क्या होगा, उनको किस तरीके से हम मोटिवेट कर पाएँ, क्योंकि उनकी भी सोशल कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको सोशल सिक्योरिटी दी पाए।
और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, अगर अपन बात करें कि जो ये डेटा है इनकी बात कर रहे हैं, अब आप 2400 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसमें भी कितने एक्टिव है? अगर मैं प्रॉपर डेटा के साथ बात करूं तो लगभग 32 करोड़ 56 लाख के लगभग ईपीएफओ मेंबर हैं, उसमें से सिर्फ 7 करोड़ लोग हैं जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और उस एक्टिव कंट्रीब्यूशन में भी जो एक बार भी दे रहा है, एक बार भी अगर आप उनको पेमेंट कर रहे हो तो वो भी काउंट हो रहा है। तो ये कितना लेस है। तो जो बहुत सारे लोग हैं, बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है कि आप देखेंगे लगभग 15 to 20% सबके अकाउंट में नहीं आ रहा है। ये पैसा सिर्फ सबके अकाउंट में नहीं आ रहा। 2025 के बाद बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, हूं, लेकिन वो न्यू ज्वाइनिंग नहीं है। आप देखिए इसमें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है कि ये फॉर्मलाइजेशन है, ये नेट नौकरी नहीं है। जो नई नौकरियां हैं वो नहीं है, ये फॉर्मलाइजेशन है। तो इसके भी डेटा को मिसलीडिंग करने का काम इसमें फॉर्मलाइजेशन मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं उन्होंने अपना ईपीएफओ अकाउंट खोला है, ऐसे समझे? जी बिल्कुल, जिसने रीजॉइनिंग किया, जिसकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई, मान लो किसी का प्रमोशन हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, या फिर टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इन लोगों को जो टोटल जो इसमें काउंट किया गया है। तो ये नेट नई नौकरी नहीं है, ये फॉर्मलाइजेशन किया गया है इनमें। नहीं, लेकिन ईपीएफओ अकाउंट कहाँ नया बनता है? अगर मानिए मेरा प्रमोशन हो गया तो मेरा कोई नया ईपीएफओ अकाउंट थोड़ी ना होगा। नहीं, आप उसमें अमाउंट स्लैब चेंज हो जाएगा ना, अमाउंट आप डिफरेंट अमाउंट देंगे, चेंज होगा, उसमें अब काउंट तो होगा, इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। काउंट तो बढ़ेगा ना, काउंट तो बढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ अकाउंट की बात है। मैं उसी की बात, नंबर ऑफ अकाउंट की, नंबर अकाउंट थोड़ी ना चेंज होगा। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि काउंट पे तो फर्क पड़ेगा ना, कम या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब नेट नई नौकरी नहीं। आपका एक ही रहेगा, पंकज का अकाउंट एक ही रहेगा, पंकज के नाम का अकाउंट है। एक मिनट, अमाउंट के शेयरिंग पर फर्क पड़ सकता है कि किस बेसिक पे के साथ वो है, अकाउंट नंबर थोड़ी ना चेंज होगा। नहीं, मैं नंबरिंग की बात कर रहा हूं कि जैसे जो कंट्रीब्यूशन नंबरिंग है वो कम ज्यादा होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये अभी जो आज की बात करें 2026 में तो लगभग 22% है, जो 2014 में 30-31% हुआ करता था। क्या ईपीएफओ अकाउंट? हाँ, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन का जो मेंबरशिप होती थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रजनीश व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। रजनीश व्यास जी, जरा इसको सरल भाषा में समझाइए कि भाई जो आज किया गया है इसको हम एक मास्टर स्ट्रोक कहें फ्यूचर के लिए, इसे हम एक प्रोत्साहन कहें कि भाई कंपनियां और ज्यादा रोजगार सर्जन करेंगी। और एक और सवाल है, यहां ये बहुत क्लियर है कि भाई युवाओं को क्या मिल रहा है या जिनके नए ईपीएफओ अकाउंट खुले उन्हें क्या मिल रहा है। सवाल इसी तरह कि कंपनियों को प्रोत्साहन राशि किस तरीके से मिलेगी और क्यों वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। सर बेसिकली इसमें इस तरह से है कि जो ईपीएफओ अकाउंट के थ्रू काउंट करने वाला मैकेनिज्म है, ये आज का मैकेनिज्म नहीं है। सरकार जो लेबर के डेटा निकालती है वो ईपीएफओ अकाउंट से, नीति आयोग की जब स्थापना हुई थी तब से ईपीएफ अकाउंट से जो है लेबर का आइडेंटिफिकेशन होता रहा है। 15,000 रुपया मोदी जी ने जो अभी प्रपोज किया है और जो दे रहे हैं नए ईपीएफओ मेंबर्स के लिए, दैट इज रियली कमेंडेबल, क्योंकि एक चैलेंज को समझने की कोशिश की गई है कि एक यूथ जब एक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको चैलेंजेस को किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है। आज की तारीख में अगर हम स्किल इकोसिस्टम की बात करें तो स्किल इकोसिस्टम जो यूथ को ट्रेन करने के बाद डिप्लॉय करने की बात आती है तो वहां पे वो उसको 8,000, 10,000, 12,000 मैक्सिमम की सैलरी दिलवा पाता है। ठीक है, अब 10,000, 12,000 की सैलरी के लिए अगर एक यूथ को माइग्रेट करना पड़ता है तो वहां उसके सामने चैलेंज आ जाता है कि भाई वो नई लोकेशन पे जाके कैसे एस्टेब्लिश हो। वहां पे ये फंड जो है डेफिनेटली हेल्प करेगा एंड इट्स अ लॉन्ग अवेटेड स्टेप, जो कि मोदी सर जिस तरह से अपने निर्णयों से चौंकाते रहते हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने ये बड़ा अच्छा निर्णय लिया है और इससे डेफिनेटली यूथ को फायदा होगा। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल इम्पैक्ट, एक मिनट सर, आप जो कह रहे हैं उस पर मैं और आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा। सर ये बताइए कि जब एक ईपीएफओ अकाउंट खुलेगा तो कोई एक मिनिमम बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर तो होगा सर, वो कितना है? उससे नीचे थोड़ी ना कोई कंपनी दे सकती है पैसे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं सर कि कोई 10,000 1 लाख है ना, वो तो ईपीएफओ आते ही तो आपको अकाउंट के अंदर बकायदा क्रेडिट 1 लाख रुपए सरकारी सालाना सैलरी, 1 लाख तक की सालाना सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईपीएफओ अकाउंट को अगर हम ये मेजर करने लग जाएं, ये केवल फैक्ट्स के और फिगर्स के लिए अच्छी एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन उससे हम रियल पिक्चर को अगर हम आइडेंटिफाई करने लग जाए तो मेरे ख्याल से ये ईपीएफओ के साथ जाती होगी। ठीक है, रियल पिक्चर से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हर साल हिंदुस्तान से 1 करोड़ 20 लाख यूथ 18 साल की एज क्रॉस कर रहा है हर साल, और 18 साल की एज क्रॉस करने के बाद जब वो एक वर्कर के तौर पे वहां पे 18 साल से ऊपर की एज पार करने के बाद में वो ऑफिसर भी बनते हैं, सिविल सर्वेंट भी बनते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं, डॉक्टर्स भी बनते हैं, इंजीनियर्स भी बनते हैं। लेकिन हम उनके सामने बात कर रहे हैं कि हम जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज क्वाइट लेस in comparison to the requirement of the current job market, number 1. Number 2,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो यूथ है उसको ग्लोबल एक्सपोजर देना चाह रहे हैं। ग्लोबल एक्सपोजर की जब बात आती है तो हिंदुस्तान का जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया में, अभी हम लोगों ने देखा हॉर्मुज स्ट्रेट में जब हुआ तो हमें पता चला कि हमारे कितने सारे सेलर्स जो है इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो ये जो यूथ है जो कि जा रहा है अपने नेचुरल टैलेंट पाइपलाइन के थ्रू, उनके लिए स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि ये हिंदुस्तान का यूथ बिना किसी शोषण के, बिना किसी दबाव के, ना सर, अब ऐसा भी मत कहिए कि भाई 15,000 के अंदर उसकी पूरी लाइफ सेट हो गई है। सर मैं उसको प्रोत्साहन राशि तो समझ सकता हूं, ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मेरा एक और कंसर्न है सुभाष शर्मा जी, मेरा कंसर्न ये है भाई, और ये सही एक वैलिड पॉइंट भी है जो पंकज ने उठाया कि भाई एक बार किसी ने ईपीएफओ अकाउंट खुलवा लिया क्योंकि उसे पता है कि 15,000 रुपए अकाउंट में आएंगे। अब मेरा कंसर्न ये कि जिनके अकाउंट में 15,000 आ चुके हैं, अब वो हर महीने क्या वाकई में 2,400 रुपए कटवाने, 1,200 रुपए कटवाने या 1,800 रुपए, 3,600 रुपए कटवाने को तैयार होंगे? क्योंकि जहां बेसिक पे की बात कर रहे हैं ना सर, वहां एक बड़ा तबका ऐसा है जो मिनिमम के साथ काम करता है और उस मिनिमम का एक बड़ा हिस्सा हम पीएफओ में देते हैं, ईपीएफ में देते हैं, तो वहां वो रोकेगा नहीं क्या उसे? तो ये ऐसा नहीं लगता है कि इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है? नहीं, अभी तक जो योजना का जो स्वरूप सामने आया है उसमें ये जो डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कंपनीज के थ्रू, रोजगार प्रदाता के थ्रू है। तो रोजगार प्रदाता के थ्रू होने से ये फायदा होगा कि रोजगार प्रदाता जो है वो एंश्योर करेगा कि ये जो मैंने संख्या बताई है कर्मचारियों की, तो अब एक किस्त तो वो ले लेगा, मान लीजिए एक बार तो ले लेगा आपके हिसाब से, यदि हम बेईमानी की तरफ आए कि भाई ठीक है एक बार वो दर्ज करा लिया उसने और वो खा गया उसके बाद में, लेकिन ऐसा है कि उसको बाद में भी तो नौकरी करनी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बाद में नौकरी नहीं करेगा। तो ये अभी इसमें थोड़ा सा स्पेकुलेशन ज्यादा लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्ट नहीं होकर ये कंपनीज के थ्रू है और ये 1 लाख रुपए वार्षिक सैलरी से जो कम की पे है उन लोगों को दिया जा रहा है, उनके लिए काफी अच्छा ये बेनिफिट ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर अकाउंट है उसमें सरकार अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। बिल्कुल, ये एम्प्लॉयर को प्रोत्साहित करने की योजना आई है जिससे कि एम्प्लॉयर अब प्राइवेट रोजगार को बढ़ावा दें। ये असल में कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं है, इसको कोई गलतफहमी में कोई समझ रहा हो तो ये कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं है। ये स्किल्ड जो एम्प्लॉइज हैं जो कि कम वेतन पर काम कर रहे हैं, यानी आज के यदि महंगाई दर के हिसाब से देखें तो 1 लाख पर सालाना जो है 1 लाख रुपया वो कम वेतन माना जाता है। तो उसमें मान लीजिए किसी कर्मचारी को इस तरह का लाभ मिल जाता है कि वो माइग्रेट हो रहा है या उसके ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, रुकने का मसला है, घर का थोड़ा सा बढ़ाने का मसला है। बेहतरीन कदम है, इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं जिनको भविष्य में वक्त के साथ सुधारा जा सकता है, लेकिन एक कदम अच्छा आज के बढ़ते हुए विश्व में ये जो योजना है ये हालांकि बहुत अभी देखिए अभी ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन क्या होता है कि पर्सपेक्टिव होती है सर, शुरुआत तो कहीं से होगी ना पॉलिटिक्स। हाँ, तो पर्सपेक्टिव जो है बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। अब मुझे इसमें जो फिर इसमें कमियां आएंगी तो फिर और डील करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और वो हर योजना के साथ होती है सर, जैसे जैसे वो योजना एग्जीक्यूट होती है उसमें कमियां निकलती हैं, कमियों में सुधार होता है, कोई कमी बिल्कुल ठीक बात है लक्ष्मीकांत जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने जिस प्रत्यक्ष में इसको रखा है उस प्रत्यक्ष में मैं समझता हूँ सुभाष जी इसको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा है। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि कंपनियों के माध्यम नियुक्तों कैसे फायदा होगा, शायद उसका जवाब हम सबको मिला है। मैं इसी तो माना कि कंपनियों के माध्यम से जब उसके ईपीएफ अकाउंट में पैसा जाएगा तो निश्चित मान के चलिए कि उसको उसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा, कंपनी के माध्यम से मिलेगा और वह वहाँ से रोजगार को स्थायित्व प्राप्त करेगा। पहली बात, सम्मानित पंकज जी ने भी कहा कि एक बार खोल लिया और दोबारा, मैं क्या है कि मैं आपसे अलग ही सवाल करूंगा, उनसे अलग करूंगा। नहीं मैं मुझे ये बताइए कि आज जो अकाउंट में डीबीटी हुआ है वो कंपनियों के माध्यम से हुआ है या सरकार के माध्यम से हुआ है? इस सरकार ने जिन कंपनी नियुक्ताओं को भेजा है इसी तौर पर वे अपने अपने अकाउंट्स के अंदर जो भी उनके कर्मचारी के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। आज की स्थिति तो यही है कि सीधे युवाओं के खाते में जहां ईपीएफ का माध्यम से सरकार ने आज उन कंपनियों को ट्रांसफर किया है? नहीं, उनके कंपनियों ने खातों में ट्रांसफर किया, उन सीधे एम्प्लॉयज के खाते में ट्रांसफर किया, ईपीएफ कंपनियों ने किया, कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किया। ईपीएफ के खातों में जो रोजगार लेने वाले युवा हैं उनके खातों में सीधा ट्रांसफर सरकार ने किया है। सरकार ने, कंपनियों ने? सर सरकार ने। आप तो कह रहे हैं कि सरकार कंपनियों की एक लिस्ट जो भी उनके सिस्टम है ईपीएफ का जो अकाउंट की जो लिस्ट है वो कंफ्यूजन उधर से ही शुरू होंगी, उधर से ही खत्म होंगी। रजनीश व्यास जी, आप इस कंफ्यूजन को खत्म कर सकते हैं सर? आज सरकार ने सीधा जो कर्मचारी उनके खातों में ट्रांसफर किया है या सरकार ने जो एम्प्लॉयर के खाते में ट्रांसफर किया था उन्होंने आज कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया?
पॉलिसी डॉक्यूमेंट यही कहता है कि ये एम्प्लॉय जो ईपीएफओ अकाउंट होल्डर है ठीक है। उसके अकाउंट में गया है पैसा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट यही कहता है। सरकार की तरफ से गया है। नहीं, पहले उस कंपनी के अकाउंट में जाएगा, देन कंपनी अकाउंट में सरकार की ट्रांसफर तरफ से होगा। सर कंफर्म है आप? नहीं 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 नहीं, एक मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ मैं थोड़ा पे। क्लियर कर देता हूं इसको। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए सर। विजेंद्र जी एक मिनट, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूं ये जो बात कंफ्यूजन जो आ रहा है वो कंफ्यूजन ये है कि कंपनीज के थ्रू ही तो ईपीएफ अकाउंट्स है ना। बिल्कुल ठीक EPF बात है अकाउंट सर। किसने खुलवाया? Exactly. मैं वही कंपनीज सवाल के कर रहा थ्रू हूं है। सर। सरकार तो के ईपीएफ नहीं, अकाउंट थोड़ी सुनिए, ना है सर। अब एक नहीं सुनिए एक मिनट और क्लियरिटी ला देते हैं व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल ये अच्छा। जो ईपीएफ अकाउंट्स कंपनीज ने खुलवाए थे उन ठीक। कर्मचारियों के, ठीक है। उन कर्मचारियों के उन अकाउंट्स में गए हैं पैसे। तो कंपनी के इसलिए थ्रू आप इसको कंफ्यूजन में अरे, कतई ना नहीं, रहे। नहीं, एक नहीं, सरकार नहीं, के नहीं, नहीं, आप नहीं, निश्चित तौर पर एक सर, इंस्टीट्यूशन से आप समझिए, institution बहुत के से अंदर लोग जो इसे employee बहुत है, उनके seriously- खातों में गया है। मैं ये कह रहा हूं आज किसी के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम सिर्फ युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और हाँ, युवाओं समझना के पड़ेगा। कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। मैंने जो समझा है, हाँ। मैंने जो समझा है इस इश्यू को, ये ठीक है, समझा मैं है इसको कि जो दूसरे कंपनीज नजरिए को से ले रहा हूं पैसा- सर। सुभाष सर, आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रोत्साहन- जिन कंपनियों में नए ईपीएफ अकाउंट खोले उन्होंने अपने अकाउंट सरकार को दिए, सरकार ने उन अकाउंट के अंदर सीधा पैसा बिल्कुल। ट्रांसफर किया। सही हूं मैं? बिल्कुल ये यहाँ बिल्कुल नहीं, सही इसमें कह रहे एक चीज और हैं है, आप। हाँ, बोलिए जी, यही मोडस ठीक है, ऑपरेंडाई कोई और रही है। कंफ्यूजन भी है? एक यही मिनट आ modus रहा हूं operandi। सर। पंकज भाई बोलिए। इसमें दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी कुछ हिस्सा और गवर्नमेंट भी वो कंट्रीब्यूट तो- करेगी, देन वो एम्प्लॉय को वो तो मिलेगा। ईपीएफ का कंपनी का तो rule आ ही है। रहा होगा, वो मतलब तो आ ही EPF रहा का होगा, rule वही है कह ना। रहा हूं। वो तो नियम तो है आज EPF का। आज गवर्नमेंट ने वो तो rule है उनको ना। किया है। गवर्नमेंट ने उन नए अकाउंट में किया है बिल्कुल। जिन्होंने एक साल पहले 2025 PFO के अब उसमें PFO फॉर्मुलाइजेशन वाला इशू आ जाता है कि वो ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग है या रीजॉइनिंग है, कॉन्ट्रेक्चुअल ठीक है। बेसिस पे वो तमाम चीजें। नहीं, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि बेहतरीन है अगर ढंग से काम करें और बेहतरीन तरीके से काम करें। देखिए, कोई भी सरकार कोई कदम उठाती है तो वो अपनी जगह सही होता है, लेकिन उन जड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी। बोले स्किल गैप हो, पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो हमारे है, या जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट डेफिसिट है। अब क्योंकि आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो लगभग डबल डिजिट में पहुंच गया है। 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उसमें से भी 7% वो लोग हैं जो ग्रेजुएशन होने के बाद उनको जॉब मिल पा रही है। तो तमाम जो लूप होल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, कंक्रीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 करोड़ लोगों की। सुभाष जी बहुत शुक्रिया, रजनी जी आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि आपके जहन में जितने भी कंफ्यूजन हो ना, वो कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए, क्योंकि एक नए अवसर की नई उम्मीद सरकार युवाओं के अंदर भर रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।